आज हम बात करेंगे हिंदी कहानी से संबंधित जानकारी के बारे में। हिंदी कहानी क्या है, हिंदी कहानी के तत्व क्या हैं, हिंदी कहानी का रचना विधान क्या है, हिंदी कहानी की परिकल्पना कैसे और कहाँ से शुरू हुई थी, उसकी स्वरूप और परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदी कहानी और उसका विकास किस तरह से हुआ और हिंदी कहानी के क्या तत्व हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। मानव इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि जब से मनुष्य ने अपनी भावनाओं, संवेदनाओं और संवेगों को अभिव्यक्त करने की क्षमता पाई है, तभी से वह कहानी सुनता आया है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने सुनी होगी कि कहानी की जो परंपरा है वो दादी नानी के घर से शुरू हो जाती है। शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद बच्चों को बहलाने के लिए दादी नानी की कहानियाँ शुरू होती हैं। एक राजा था, एक रानी थी, तब से कहानी की शुरुआत मानी जानी चाहिए। कहानी कहना सुनना मनुष्य का नैसर्गिक आवश्यकता रही है तथा इसके माध्यम से उसने अपनी सामाजिकता का विकास भी किया है, क्योंकि कहानी ने यदि उसका मनोरंजन किया है तो जीवन उपयोगी उपदेश भी दिया है। कहानी वाचिका परंपरा की देन है, किंतु जब हम कहानी के आधुनिक स्वरूप को देखते हैं तो पाते हैं कि कहानी घटनाओं का संयोजन मात्र नहीं है, बल्कि मानव जीवन की जटिलताओं, विद्रूपताओं और उसके अंतर्विरोधों को व्यक्त करने का सशक्त साहित्यिक रूप है। इसलिए आज भी यह एक लोकप्रिय विधा है। मूल रूप से उपन्यास और कहानियाँ एक ही तरह की विधाएं हैं, लेकिन कहानी जितनी लोकप्रिय हुई है उसके बहुत महत्वपूर्ण कई कारण हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखें आगे, हिंदी कहानी जिस स्वरूप में आज हमारे सामने है वह निश्चय ही पश्चिम को शॉर्ट स्टोरी के अनुसरण का पर विकसित हुई है, किंतु भारत के प्राचीन साहित्य में हमें कहानी के अनेक रूप मिलते हैं। कल्पना तत्व की प्रधानता से मुक्त कथा कहानी का ही रूप है, जिसे साहित्य दर्पणाकार ने गद्य काव्य का प्रभेद माना है तथा जिसमें सरस इतिवृत्ति का रचना होती है। जैसे बाणभट्ट को कादम्बरी जिस साहित्य का रूप का इतिवृत्त ज्ञात और सत्य हो उसे आख्यायिका कहते हैं। जैसे हर्षस चरित्र, गाथा, आख्यान, वृत्तांत शब्द की कथा में पर्याय रूप में भी प्रयोग मिलते हैं। जैसे निहाल दे सुल्तान एक लोकप्रिय कथा है, किंतु इनमें से कोई भी शब्द वर्तमान कहानी का पर्याय नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप, रचना विधान तथा प्रक्रिया में इन सबसे भिन्न है तथा आधुनिक कहानी को इसमें अलग करके ही समझा जा सकता है। अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी के लिए बंगाल में गल्प नाम प्रचलित हुआ। इस प्रकार कहानी बंगला के माध्यम से अंग्रेजी में आई। कहानी का आधुनिक स्वरूप मानव जीवन का विश्लेषण करता है, इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के विषय में लिखा है, कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी भी अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसकी कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। एडगर एलन पो ने कहानी को ऐसी रचना माना है जिसमें केंद्रीय वस्तु हो जो एक बैठक में पढ़ी जा सके, जो मौलिक हो, जो उत्तेजित या प्रभावित करने की क्षमता से युक्त हो और जिसमें प्रभावान्विति की विशेषता हो। वस्तुतः कहानी लघु आकार वाली वह गद्यात्मक विधा है जिसमें लेखक मानव मन या मानव जीवन की किसी महत्वपूर्ण संवेदना या स्थिति को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। देखिए आगे नंबर 2 बिंदु जो हम चर्चा करेंगे जिसकी कि कहानी कला के प्रमुख तत्व अथवा कहानी की रचना विधा क्या है। देखिए, किसी भी जब हम कहानी, उपन्यास, नाटक या एकांकी या और अन्य चीज़ों की जब परिकल्पना करते हैं तो उनके कुछ तत्व निर्धारित होते हैं। उसी दृष्टि से कहानी की रचना विधा के कुछ तत्व हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। कहानी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा है जिसमें वास्तविक जीवन के यथार्थ तथा मानव के अंतर्मन को जटिल चेतना का विश्लेषण होता है। कथा समीक्षकों ने कहानी के मूल्यांकन के लिए उन प्रमुख आधारों को खोजा है जिस पर कहानी की रचना विधान खड़ा होता है। इन्हीं आधारों को कहानी के तत्व के नाम से अभिहित किया गया है। शास्त्रीय समीक्षा द्वारा निर्धारित कहानी के प्रमुख तत्वों ये माने गए हैं। देखिए, नंबर 1 कथानक, नंबर 2 पात्र या चरित्र चित्रण, नंबर 3 संवाद या कथोपकथन, नंबर 4 देशकाल और वातावरण, नंबर 5 भाषा शैली और नंबर 6 उद्देश्य। इस तरह से किसी भी कहानी के 6 तत्वों के आधार पर उसकी गणना की जा सकती है। देखिए, नंबर 1 है कथा वस्तु या कथानक।
वह घटना या कथा जिस पर कहानी का ढांचा निर्मित होता है कथा वस्तु कहलाती है। कथा वस्तु का चयन कहानीकार मानव जीवन में किसी भी पक्ष में कर सकता है। वह मानव जीवन के कथानक का चयन कर उसे कल्पना एवं मर्म स्पर्शी अनुभूतियों से सजाता है, प्रमुख घटना को अनेक घटनाओं से जोड़ता है। वह कथानक को संभाव्य और रोचक बनाता है और अपनी मौलिक दृष्टि प्रदान करता है तथा सारे कथानक को ऐसा व्यवस्थित और सुगठित करता है कि वह पाठकों को रोचक और कौतूहल लगने लगता है। विकास क्रम की दृष्टि से कथानक के 4 विकास सोपान माने जाते हैं: आरंभ, विकास, चरम सीमा और अंत। कहानी का आरंभ अत्यंत आकर्षक होना चाहिए। विकास सोपान में कहानी का मुख्य समस्या या मुख्य घटना के रूप में स्पष्ट करता हुआ उसे संघर्ष को उत्पत्ति करता है। चरम सीमा में वह सोपान है जहाँ कहानी के संवेदनात्मक पाठक को प्रेषित हो जाती है और पाठक को कहानी की समस्या से अभिभूत हो जाता है। अंत में कहानी से प्रेरित होने वाला परिणाम उसमें निहित होता है। नंबर 2 है पात्र या चरित्र चित्रण। प्रेमचंद जी ने लिखा है कि घटनाओं का कोई स्वतंत्र महत्व नहीं होता, उनका केवल महत्व पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने की दृष्टि से ही होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कहानी में वे पात्र प्रमुख होते हैं जिनके इर्द गिर्द कथा वस्तु घूमती है। इसलिए पात्रों के चयन में जीवन के सुख दुख कहानीकारों ने सावधानी बरतनी पड़ी है। यदि पात्र सजीव, स्वाभाविक और वास्तविक जीवन के सुख दुख झेलने वाले हैं तो उनका तादाद में पाठकों के साथ सहज हो जाता है और कहानी के पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। कहानी में लेखक की दृष्टि से पात्र का चरित्र अधिक रहता है, इसलिए इन पात्रों का चरित्र प्रमुख रूप से पात्रों के सहारे ही होता है। जो भी पात्र कहानी में आते हैं उनके व्यक्तित्व को पूरी गरिमा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उनकी भावनाओं को पूरी तरह अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। नंबर 3 है संवाद अथवा कथोपकथन। कहानी में पात्रों का वार्तालाप संवाद कहलाते हैं। ये संवाद कहानी के पात्रों को सजीव तो बनाते हैं, साथ ही वर्णनात्मक व्यवस्था को भी एक सरसता से जोड़ते हैं। एक सरसता से को तोड़ कहानी का प्रभावशाली तो बनाते हैं। कहानी में संवाद कथानक को गति प्रदान करते हैं, अर्थात कोई भी कथानक है जब तक उसमें संवाद नहीं होंगे कथानक आगे नहीं बढ़ेगा। और पात्रों को चरित्र चित्रण करते हैं, कहानी को स्वाभाविकता प्रदान करते हैं, अर्थात संवादों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र का पता लगता है और कहानी को गति मिलती है। कहानी के उद्देश्य को भी वही स्पष्ट करते हैं। इन सब कार्यों का संपादन संवादों से तभी हो पाता है जब कहानी के संवाद के पात्र एवं परिस्थिति और घटना के अनुकूल हो। नंबर 2 संक्षिप्त एवं व्यंग्यपूर्ण हो। नंबर 3 कथानक को प्रभाव में बनाने में समर्थ हो। नंबर 4 चरित्रों को उभार करने वाले हों और नंबर 5 सरल एवं स्पष्ट हो। कहने का मतलब है संवाद 2 महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। एक पहला महत्वपूर्ण कार्य तो ये कि कथानक को गति प्रदान करते हैं, अर्थात कथानक को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरा उन संवादों के माध्यम से पात्रों के चरित्र का विश्लेषण होता है, अर्थात जिन संवादों को हम बोल रहे हैं उनसे ही तो हमें पता लगेगा कि पात्र किस दिशा में जा रहे हैं, पात्रों का चरित्र कैसा है, आकर्षक है, प्रभावशाली है, व्यक्तित्व पूर्णता उसमें समाई हुई है या आक्रोश भरा हुआ है, या इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं कि वह कहानी का नायक या नायिका है अथवा खलनायक या सहायक पात्र। चौथा है देश काल और वातावरण। वातावरण का अर्थ है उन सभी परिस्थितियों का चित्रण करना जिसमें कहानी की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसमें कहानी के पात्र सांस ले रहे हैं। पात्र और उनके चारों पदार्थों का संबंध बहुत गहन होता है। उनका चित्रण न केवल पात्र की मानसिक स्थिति को उद्घाटित करने में सहायक होता है, प्रत्युत सही वातावरण को किसी कहानी को विश्वसनीय भी बनाता है। शास्त्रीय दृष्टि से वातावरण के 3 पक्ष माने जाते हैं। देखिए 2 बातें हैं इसमें, देश काल और वातावरण। देश का मतलब है स्थान से है, काल का मतलब समय से है, और वातावरण का मतलब है परिवेश, अर्थात जो भी कहानी घटित हो रही है उसका देश अर्थात स्थान क्या है। कोई ना कोई एक स्थान की घटित होगी, राजस्थान का हो सकता है, भारत का किसी केरल प्रदेश का हो सकता है, तमिलनाडु का हो सकता है, उत्तर प्रदेश का हो सकता है, कहीं भी स्थान होगा। काल अर्थात उसकी कोई एक समय सीमा होगी, किस काल की रचना लिखी जा रही है कहानी में, 17वीं शताब्दी का वर्णन है, 18वीं शताब्दी का है। वातावरण अर्थात उसके परिवेश का चित्रण है कि जो कहानी का वातावरण बताया गया है वो उसके काल और देश के हिसाब से अनुकूल हो। इसमें मुख्यतः जो शास्त्रीय पक्ष वातावरण के 3 पक्ष माने गए वो हैं कि जो हमारी इंद्रियों को प्रभावित करने को उद्दीप्त करता हो, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारे सौंदर्य अनुभूति की वृत्ति को परितृप्त करता हो। नंबर 3 जो सच्ची सहानुभूति लेकर हमें जागृत करता हो। अर्थात इस स्थितियों में यह
आगे बढ़ती है। वातावरण में पश्चिमी विद्वानों को लोकल कलर कहा है, मगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण तीसरा है वास्तविक जगत का वातावरण आता है। आधुनिक कहानीकार पूरे सामाजिक परिवेश को उभारना आवश्यक इसमें मानते हैं। पांचवा है भाषा शैली। इस तत्व का संबंध कहानी के कथ्य के प्रभावशाली संप्रेषण से है। कहानी को सफलता इसी रूप में सबसे ज़्यादा मिलती है कि कहानी को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि पाठक उसका अपेक्षित प्रभाव पढ़े। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी और पात्रानुकूल होनी चाहिए। और जब कहानी की वास्तविक जीवन को हम जोड़ते हैं तो कहानी की भाषा को जीवन में बोली जानी भाषा के निकट होनी चाहिए। यह तभी संभव है जब कहानीकार भाषा के कृत्रिम रूप की अपेक्षा सहज रूप में उसका वर्णन करता है। जहाँ तक शैली का संबंध है उसमें सजीवता, रोचकता, संकेतात्मकता तथा प्रभावात्मकता आदि का होना नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही कहानीकार इन शैलियों में कहानी लिख सकता है। वर्णन प्रधान शैली, कथात्मक शैली, पत्रात्मक शैली, डायरी शैली आदि, इसमें से कहानीकार अपने अनुकूल कोई भी शैली का चयन कर सकता है। अगला और लास्ट बिंदु है छठा, उद्देश्य। कहानी पाठक को मनोरंजन करती है, मगर कहानी का एक उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं हो सकता। कहानी में जीवन के विविध पक्षों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है, मगर कहानी उपदेश नहीं देती है, वह तो मानव जीवन के किसी सत्य का उद्घाटन करती है। आधुनिक कहानीकार इस बात का महत्व नहीं देता कि वह कहानी के माध्यमों से पाठक की वृत्तियों का उन्नयन करे, लेकिन कहीं कहीं वह कहानी में पाठकों को प्रभावित करने के अपने संवेगों को जगाता तो है। यदि वह पाठक के समक्ष आज के अनुसार विकट परिस्थितियों का चित्रण कर सके तो पाठक का सहज जागरूक हो जाता है और उसमें उसके लक्ष्य की सिद्धि हो जाती है। अतः उन 6 बिंदुओं के आधार पर हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कहानी इन 6 तत्वों के आधार पर निम्नलिखित रूप से